नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिलीप जगवानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आइए खबरें देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने रायपुर में पहुंचकर मुलाकात की। कुलाधिपति से भेंट कर श्री वाजपेयी ने उन्हें अटल विश्वविद्यालय के उपलब्धियों से अवगत कराया। दशाब्दित दृष्टि पत्र की जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय की पत्रिका, कन्हार और कैलेंडर उन्हें भेंट किया। प्रोफेसर ने कुलाधिपति से प्रस्तावित चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आने के लिए आमंत्रण दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रदेश में बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 1 मार्च को 12वीं कक्षा से करेगा। अगले दिन 10वीं के विद्यार्थी भी हिंदी की परीक्षा देंगे। इस साल जिले के 130 शासकीय और निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी डी.के. कौशिक ने बताया कि हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के नियमित परीक्षार्थियों की संख्या 47,073 है। उन्होंने कहा, जिले में संवेदनशील केंद्र नहीं है। पिछले परीक्षा संचालन के आधार पर डीओ ने नकल की संभावना से इनकार किया है। बावजूद 9 उड़नदस्ता दल गठित करने की जानकारी दी है। जिले में 130 केंद्र बनाए गए हैं और 23,900 बच्चे हाई स्कूल में और 23,300 बच्चे हायर सेकेंडरी में सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षा सामग्री वितरित कर दी गई है। थाने में सुरक्षित रख दिया गया है। 1 तारीख से परीक्षा प्रारंभ हो रही है। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो, उसके लिए 9 उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है और किसी भी प्रकार की नकल की कोई शिकायत नहीं आएगी। पहले भी ऐसा शिकायत यहाँ नहीं रहा है। संवेदनशील परीक्षा केंद्र यहाँ पर नहीं है कोई भी, इसलिए किसी विशेष केंद्र में विशेष रूप से निगरानी की आवश्यकता नहीं है। तखतपुर तहसील के अंतर्गत गिरधौना गांव के किसान और उपभोक्ता बिजली कटौती से परेशान है। लगातार बिजली गुल रहने से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एकजुट ग्रामीणों ने कलेक्टर के पास पहुंचकर गिरधौना गांव का फीडर अलग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि रबी फसल लेने वाले किसानों की फसल लग चुकी है। ऐसे में बिजली कटौती से किसान और ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर अगर फीडर अलग नहीं किया गया तो मुख्य मार्ग जोरापारा में अगले सोमवार को चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गिरधौना गांव से आए हुए हैं। हमन गर्मी फसल के धान लगाए हैं सर, और 1 घंटा 2 घंटा मुश्किल में 24 घंटा में मुश्किल से 5 घंटा चल पाते पंप। हमन पैसा तो लगा पर लड़ रहे हैं पूरा खेती किसानी में, आधा से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। बिजली बिल भी देते हैं, ओखर बाद जो भी अघोषित कटौती करे जाते, तो जाके देखा तो फोटो के माध्यम से भी लाए हैं। फसल एकदम तहस नहस हो गए। गर्मी बढ़त है, प्रदेश सरकार भी और कई तो प्रदेश सरकार जारी करे है, गर्मी अधिक पड़ी तो ये नाम से पानी की हमर पूर्ति नहीं होती बिजली के नाम से। बिलासा कला मंच के संस्थापक सोमनाथ यादव ने तेज गति से विलुप्त हो रहे परसा पेड़ यानी टेसू पलाश को बचाने के लिए 1 मार्च को परसा संरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि परसा पेड़ को संरक्षित करने के लिए कोई ठोस उपाय करे। बसंत पंचमी के बाद फागुन आते ही टेसू के रंग की चर्चाएं होने लगती हैं। यह वृक्ष हिंदुओं के पवित्र माने हुए वृक्षों में से एक है। इसका उल्लेख वेदों तक में मिलता है। क्षेत्र में होली में फाग व टेसू का रंग प्रसिद्ध था, मगर अब संरक्षण का अभाव और केमिकल रंगों के चलते प्राकृतिक इस रंग को सहेजने वाला कोई नहीं है। हालात यह है कि क्षेत्र में गांव-गांव में मिलने वाला टेसू का पेड़ अब चुनिंदा जगह पर ही दिखाई पड़ता है। फागुन माह में फूलने वाले टेसू का फूल दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे आग लगी हो, इसलिए इसे जंगल की आग भी कहा जा सकता है। पलाश के फूल लाल, सफेद और पीले भी होते हैं, लेकिन अब इसके पेड़ विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसे बचाने का प्रयास अब बिलासा कला मंच करने जा रहा है। विकास की दौड़ में परसा विलुप्त हो रहा है। आपको आज भी मालूम होगा कि गांव में आज भी जो शादी विवाह होता है तो मंडपाच्छादन परसा के पत्ते से और उसके डंठाल से ही किया जाता है। यहाँ तक कि कोठा है या बाड़ी है, उसका जो घेराव करते हैं, बाड़ी का बाड़ा बनाते हैं, वो भी इसका ही लकड़ियों का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि जब
कोई सार्वजनिक के दुख का काम गांव में होता है, तो इसके जो लकड़ियां हैं वो सस्ते ईंधन के रूप में भी काम करता है। तो देखा जाए कि विभिन्न प्रकार की इससे हमको लाभ मिल रहा है, लेकिन उसी तेज गति से विलुप्त हो रहा है। श्री यादव ने बताया कि गांवों में इसके पत्तों और डंगाल से विवाह कार्यक्रम में मंडपाच्छादन किया जाता है। वहीं गर्मी से बचने के लिए भी इसके पत्तों और लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। परसा पत्ता से भोजन के लिए दोना पत्तल भी बनता है। वहीं औषधि के रूप में भी ये बड़ा काम आता है। छत्तीसगढ़ में परसा फूल की जो महत्ता है वो हमारी लोकगीतों में भी दिखाई सुनाई देती है। के 3 प्रकार होते हैं, लाल, पीला और सफ़ेद, और तीनों के औषधि गुण हैं और तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे ज़िंदगी में। जो औषधि निर्माता है उनको मालूम है, यहाँ से प्रतिदिन खास करके सरगुजा क्षेत्र तरफ से, सरगुजा संभाग क्षेत्र तरफ से ट्रकों में यह फूल निर्यात होता है दूसरे प्रदेशों में और यहाँ तक बाहर भी जा रहा है। तो एक प्रकार से रोजगार भी उपलब्ध होगा। तेंदू पेड़ भी उसी ढंग से खत्म हो रहे हैं, उसके भी रोजगार, 4 खत्म हो गए। ये सब औषधि गुण वाले पेड़ है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता आजकल। बिलासा कला मंच द्वारा 1 मार्च को परसा संरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया है। डॉक्टर सोमनाथ यादव ने कहा कि विभिन्न समाज संस्था संगठन भी आगे आए और अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर जन जागरण अभियान चलाएं। आज आप चले जाएं गांव में या क्षेत्रों में, वो अब नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप काट रहे हैं और इसमें कोई खर्च भी नहीं है, लेकिन इसमें आमदनी बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना इस पर संरक्षित करने के लिए, बचाव करने के लिए हमने तय किया कि ये माह ही रहता है टेसू खिलने का, तो इस माह में कोई एक दिन हम इसको एक दिवस के रूप में मनाए, संरक्षण के रूप में मनाए। तो इसलिए 1 मार्च हमने तय किया है और सरकार से भी हम एक पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि इसके संरक्षण के लिए जिस प्रकार से अन्य पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए जो उपाय किया जा रहा है, इस प्रकार के उपाय इस पलाश के परसा पेड़ के लिए भी किया जाए। उन्होंने कहा कि आज परसा पेड़ तेजी से विलुप्त हो रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और विकास की अंधी दौड़ ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। छत्तीसगढ़ की शान परसा को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है और ये काम सरकार के साथ हम सबको करना होगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिला पंचायत की सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 1 मार्च को जिला पंचायत के सभा कक्ष में होगी। बैठक में पक्ष और विपक्ष के जो है लोग जल संबंधी मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इस दौरान विद्युत, क्रीड़ा, कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और शिक्षा विभाग, रीपा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, गोधन न्याय योजना समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा के साथ रायशुमारी की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण से चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न होगी। बीते कुछ दिनों से SWC गोदाम बिजौर में ठेकेदारी के तहत काम करने वाले हमाल मजदूरों को लेकर 2 गुटों में विवाद चल रहा था। खासकर बिजौर गोदाम में दोनों गुट आपस में काम करने को लेकर विवाद कर रहे थे, जिसे लेकर सोमवार को मंथन सभा कक्ष में जिला और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बैठक रखी गई, जिसमें यह तय हुआ कि बिजौर गोदाम में काम करने के लिए जितने भी मजदूर लगेंगे उसके आधे मजदूर स्थानीय होने चाहिए। दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद बिना विवाद के मजदूर नेताओं को काम कराने कहा गया। आज जिला प्रशासन की मीटिंग में हमको बुलाया गया था। जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया गया कि एक्चुअल में ठेकेदार पद्धति है। ठेकेदार चाहे तो अपने वर्कर से काम करा सकता है, जिससे चाहे वो उससे करा बाध्य है। हमने अपने टेंडर डाल के इस काम को प्राप्त किया है जो शासन के नियम अनुसार, मगर शासन ने ये बात रखा कि बिजौर गोदाम में बिजौर के लोकल लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। तो शासन ने ये निर्णय लिया कि बिजौर के 50 आदमी और 50% जो भी 100 करे 150 करे 50-50 आदमी वहाँ काम कराया जाएगा। उसमें हमने अपनी सहमति दी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारी लोगों की जान आफत में डाल रहे हैं। जिला मुख्यालय के नेहरू चौक में ट्रैफिक सिग्नल उल्टा चल रहा है। इससे यहाँ वाहनों के आपस में भिड़ने का खतरा बना हुआ है। लोकसभा टीवी ने बताया, तब कहीं जाकर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सख्ते में आए और इसकी सुध ली और उन्होंने तत्काल ही प्रोजेक्ट के अधिकारियों को
ये हिदायत दी कि तत्काल इसे सुधार किया जाए जिससे दुर्घटना रोकी जा सके। स्मार्ट सिटी से मैं चर्चा करता हूं और इसके बाद अभी आप लोग से चर्चा के उपरांत मैं तुरंत जाता हूं और उनको बुलवा के मेरे द्वारा निरीक्षण कर लिया जाएगा कि क्लॉकवाइज रहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, किसमें स्मूथ है। वैसे पूर्व में एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा था ट्रैफिक, उससे यानी कि ट्रैफिक फंसने का यानी चांसेस नहीं रहता। और इस संबंध में मैं अभी स्मार्ट सिटी से बात भी कर लेता हूं और उनको बुलवा के मैं निरीक्षण भी कर लेता हूं। करीब 22 चौक चौराहे हैं जिसमें स्मार्ट सिटी वो सब लगा रहे हैं अपना। तोरवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बापू नगर मार्ग में 2 लोग गांजा बेचने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को धर दबोचा। आरोपी प्रेम प्रकाश माली जो मध्य प्रदेश से गांजा लाकर खपाने आया था, वहीं दूसरा आरोपी नाबालिग है जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,50,000 मूल्य का 15 किलो गांजा जब्त किया है। सिविल लाइन पुलिस को जानकारी मिली कि नेहरू नगर क्षेत्र से एक अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम में अपलोड किया गया है। एनसीआरबी ने भी ये जानकारी पुलिस मुख्यालय को भेजी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने सकरी क्षेत्र के ग्राम घुरू में रहने वाले गोकुल कुमार यादव को पकड़ा। पूछताछ पे आरोपी ने अपने मोबाइल से नेहरू नगर में वीडियो अपलोड करना बताया, जिस पर पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। जोनल स्टेशन में एक महिला ने मालगाड़ी के आगे आकर जान दे दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर स्टेशन मास्टर पहुंचे। इस दौरान जीआरपी को मेमो देकर जानकारी दी गई। जीआरपी को मृतका के पास मोबाइल मिला, इसी के आधार पर पहचान हुई और परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। जीआरपी मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। मोबाइल के आधार पर पहचान कतियापारा निवासी सरस्वती पटनायक के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन जीआरपी थाना पहुंचे। यहां उनका बयान दर्ज किया गया। परिजनों का कहना था कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। निजी चिकित्सक के पास 3-4 सालों से उसका इलाज चल रहा था। जिले की बंद रेत खदानों से रोजाना रेत माफिया अवैध उत्खनन परिवहन कर रहे हैं, जिसकी शिकायत लगातार खनिज विभाग की टीम को मिल रही है। सबसे ज्यादा निर्तू, मंगला, लोखंडी, सेंद्री और कछार रेत घाट में अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है। शिकायत मिलने के बाद खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने अलग अलग दल बनाकर कई जगहों में छापेमारी कार्रवाई की और गाड़ियों को जब्त किया। मौके पर ट्रैक्टर चालकों से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले। वाहनों को जब्त कर विभाग ने मामला दर्ज किया है। इसके अलावा वाहन स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया गया। कोनी खनिज चौकी समेत संबंधित थानों में जब्त वाहनों को रखा गया है। वहीं वाहन मालिकों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जितने भी जो घाटे बंद थे उसमें तो हमारी खनिज विभाग की तरह डेली के डेली कार्रवाई हो रही है और लगभग प्रतिदिन 5 से 7 गाड़ियां तो किसी भी हाल वहाँ पे पकड़ी ही जाती हैं। और इसमें अभी भी जो पिछले बार भी हमने जो अवैध उत्खनन के प्रकरण दर्ज किए गए थे वो सारी गाड़ियां भी आज की डेट में खड़ी हुई हैं। इसके अलावा भी कई विभिन्न जगहों से जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं वो भी सभी खड़ी हुई हैं। उनमें हैवी पेनल्टी भी किया जा रहा है और गाड़ियों को काफ़ी दिन तक रोका भी जा रहा है। जयराम नगर सेवा सहकारी समिति में काम करने वाले मजदूरों ने समिति प्रबंधक के खिलाफ हमाली का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 5 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल धान उठाने दाम तय किया गया था, मगर धान उठाव के 1 माह बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। हमारी मजदूरी हमन के भुगतान नहीं करे। श्री भागबली घृतलहरे जे शाखा प्रबंधक जयराम नगर धान मंडी के रही से शाखा प्रबंधक के और हमन ला पूरा उठाव तक आवक तक मतलब के 15/11/22 से 30/1/2023 तक हमला पूरा मजदूरी करवा है। हमला 1 रुपया मजदूरी दा आज तारीख तक। आज दे हों, कल दे हों, परसों दे ऐसे कर करके पूरा जिंदगी पा दी। हम गरीब आदमी हैं, हमन के परिवार पालन पोषण के लिए बहुत त्रस्त हैं। राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 से युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। बिलासपुर जिले की बात करें तो शासन के तय नियमों के अनुसार 54,000 बेरोजगार भत्ते के लिए रजिस्टर्ड हैं। इनमें कई क्रम में छटनी भी की जाएगी। फिलहाल बेरोजगारी भत्ते का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, जो नगर निगम, जनपद और ग्राम पंचायतों में जारी है।
पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग के कार्यालय सोमवार को जब खोले गए उस वक्त बिजली गुल थी। करीब 2 घंटे सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बिजली आपूर्ति ठप रहने का सबसे ज्यादा नुकसान जिला पंजीयन विभाग को हुआ। वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना बचा है, ऐसे में उसे टारगेट पूरा करना है। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट के पास 11 केवी लाइन के जंपर में आई खराबी दूर करने में वक्त लगा। इससे इलाके समेत पुराना कंपोजिट बिल्डिंग में दोपहर 11:15 बजे बिजली आपूर्ति बहाल की गई, मगर वो भी आधी अधूरी। 2 फेज शुरू हुए, जबकि तीसरे फेज से सोमवार शाम तक आपूर्ति बंद रही। इस दौरान संपत्ति खरीदी बिक्री के दस्तावेजों का कार्य कार्यालय में लगे बैकअप पावर से जैसे तैसे किया गया। अंधेरा होने और कंप्यूटर पर काम की धीमी गति के कारण रोजाना के मुकाबले सोमवार को पंजीयन की संख्या में काफी कमी आई। पंजीयन विभाग पीक सीजन में हर घंटे लगभग 2 करोड़ की आय प्राप्त कर लेता है। अब लाइट बंद है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सब रजिस्ट्री का करके परेशानी हो जाता है सब आने जाने में, सब काम वाम के लिए। अब पता नहीं सब कितने समय से बंद है, अभी तो अब आएंगे तो 2 बार हो गए मेरे कहते लाइट बंद होते समय से ही। साइंस कॉलेज में 22 से 28 फरवरी तक साइंस फेस्ट का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल में 30 विज्ञान आधारित प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए गए, जिसमें कई नए टेक्निक का प्रयोग करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखने सहित छात्रों ने आगामी भारत यानी भविष्य की तस्वीर पेश की है। साइंस फेस्ट के विषय में प्रोफेसर U.K. श्रीवास्तव ने जानकारी दी। साइंस फेस्ट का ये 6वां दिन है, तो उसमें आज मॉडल बनाए हैं बच्चों ने साइंस के, तो 30 मॉडल यहाँ पे आए हुए हैं। और इसके पहले 5 दिन हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ रही हैं, जिसमें सेमिनार वगैरह, बच्चों के आउटरीच प्रोग्राम गांव में जाके उन्होंने वो किया है। और इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी एक्टिविटी जैसे क्विज वगैरह हो गया, प्रदर्शनी भी लगाई थी डिपार्टमेंटल लेवल पे, और जो डिपार्टमेंट के एसोसिएशंस रहते हैं उनकी गतिविधियाँ वो सब ये पिछले 5 दिनों में हुई है। और आज जो है उसका 6वां दिन है, जिसमें मॉडल बच्चे अपने प्रदर्शित कर रहे हैं। कोनी में बन रहे प्रदेश के सबसे बड़े सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण अब अंतिम चरण में है। मौजूदा स्थिति में आवश्यक चिकित्सीय उपकरण लगाने का काम भी अंतिम दौर में है। सिम्स प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार मई माह में अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ऐसे में पहले चरण में अस्पताल की शुरुआत 100 ICU और 244 बेड के साथ की जानी है। महिला पुरुष दोनों के लिए जोनल स्टेशन में अलग अलग वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक में स्लीपर टिकट वाले यात्री बैठते हैं और दूसरे में AC टिकटधारी यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ AC तो लगा है, मगर केवल 2 ही शुरू रहते हैं। वहीं स्लीपर में कूलर तक की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण यात्रियों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। खबरों के साथ ही आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। इन दिनों बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और बहुत जल्दी यानी 1 तारीख से माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। परीक्षा हॉल से बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो अब उनके माथे पर शिकन नहीं है, चेहरे पर डर भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ परिजनों के प्रोत्साहन और मोटिवेट करने वाले लोगों की वजह से हुआ है। 10वीं 12वीं की परीक्षा देना कोई हवा नहीं है, महज एक पड़ाव है जिसे बच्चों को पार करना है। और इसमें परिवार सबसे पहले और बेहतर तरीके से बच्चे की मदद कर सकता है। 10वीं है, कोई भूत नहीं। बच्चों के मन से ये डर भी निकाल दीजिए। उनका भविष्य आगे सुरक्षित बढ़िया बने, इसका आप प्रयास कीजिए। इसके साथ ही मुझे आप दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।